कहानी का नाम दूसरा साया। कौन कहता है भूत प्रेत भ्रम है? मैं कहता हूँ, उस लड़के ने जवाब दिया। यह एक ऐसी सच्चाई है बेटा, जैसे हम और तुम एक दूसरे के सामने हैं। मजबूत जिस्म वाला काला ओवरकोट पहने वो व्यक्ति बोला। सीखते कुर्सियों पर बैठे थे। यह सभी ट्रेन की प्रतीक्षा में थे, जो 1 घंटे बाद आनी थी। इनमें 2 नवयुवक एक दूसरे की ओर झुके एक दूसरे से धीमे धीमे बात कर रहे थे, मानो फुसफुसा रहे हो। जाने क्या गोपनीय वार्तालाप था। 3 व्यक्ति कुछ ज्यादा उम्र के थे। इनमें से एक लगभग 50 वर्षीय, जिसने काला ओवरकोट पहना हुआ था। इसका सर लगभग गंजा हो चुका था। अजीब से चेहरे वाला यह आदमी कुछ रहस्यमय सा लग रहा था। एक लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति ने अपने शरीर पर सफेद रंग का शॉल पहन रखा था। तीसरा आदमी 40 के करीब करीब आयु का सूट पहने हुए व्यक्ति था। युवकों का वार्तालाप अब शेष तीनों के भी पल्ले पड़ने लगा था। वह पराशक्तियों के विषय में बहस कर रहे थे। एक कह रहा था, यार, मैंने जब से यह मैगजीन देखी है, चाहकर भी सो नहीं पा रहा हूँ। उसके हाथ में तंत्र मंत्र विशेषज्ञ वाली एक पत्रिका थी। वह उसे अपने साथी को दिखाकर बोला। वह तीनों भी उन दोनों को देखने लगे। एक युवक के हाथ में पकड़ी पत्रिका में मुखपृष्ठ पर क्रॉस के ढंग से 2 हड्डियां और एक इंसानी खोपड़ी छपी हुई थी। क्या तुम ऐसी डरावनी कहानियां पसंद करते हो? उसके साथी ने पूछा। फिर अपनी राय व्यक्त की। मेरे विचार में तो यह सब एकदम वहम है। आज के आधुनिक युग में तो यह सब केवल मजाक ही हो सकती है। तभी उनके वार्तालाप में काले ओवरकोट वाले ने दखल लिया। मजाक नहीं, यह सच है जनाब। आपका इस पर यकीन न करना बचपना ही है। यह सब दकियानूसी लोगों के मन की पैदावार है और कुछ नहीं। वह नवयुवक बहस पर आमादा होकर बोले। मैं जो भी यकीन जाहिर कर रहा हूँ, खुद भुगत कर तब कर रहा हूँ। वह कैसे? मैं भी बहुत दिलेर लोगों में से एक हूँ साहब, लेकिन मेरी दिलेरी दुनियावी ताकतों तक ही कारगर हो सकी। मैं आपके सामने हूँ और मेरी उम्र बस 30 साल है, लेकिन आप 50 साल से कम नहीं मानेंगे। मेरे कहने पर शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। नवयुवक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन वो कुछ बोल न सका। और कोटवाला आगे बोला। मुझ पर बीते हालातों के बाद मेरा जिंदा होना अजूबा ही है। उसकी आवाज में उदासी का भाव था। तंत्र मंत्र वाली पत्रिका पढ़ने वाला युवक उत्साह से बोला। जिन हालात से आप 2-4 हुए हैं, अगर ज़रूरी समझते हो तो बताएं। अगर आप सोचते हैं कि साइंस और मॉडर्न ज़माना आ गया है, इसीलिए ऐसी बातें ज़हनी उपज हैं, तो मैं एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के नए ज़माने का धुआं साफ हो जाएगा। उस आदमी ने कहते हुए जेब से लाइटर और सिगरेट निकाला और सिगार सुलगाया और कुछ कश खींचे तथा धुआं उड़ाते हुए वो कहीं खो गया। फिर उसने धीरे धीरे
कहना शुरू किया। बात करीब 5 साल पहले की है, जब मेरा घटनाओं से वास्ता पड़ा, जिनकी छाप मेरे चेहरे पर साफ दिख रही है। उस दौरान कॉलेज में से निकला ही था। नई उम्र थी। मुझे मेरे चाचा ने पाला था, क्योंकि माँ बाप मुझे बचपन से ही यतीम कर गए थे। कॉलेज से निकलकर कुछ सोच पाता कि चाचा का साया भी सर से उठ गया। अब ज़रूरी था कि मुझे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कोई रोज़गार करना होगा। मैंने कामकाज के लिए हाथ पांव मारे शुरू कर दिए और एक कंपनी में नौकरी पाने में भी कामयाब हो गया। कंपनी ने मुझे वहाँ से दूसरे शहर भेज दिया। ये शहर मेरे लिए अजनबी था। कुछ दिनों में एक होटल में रहा तथा मकान ढूंढता रहा। मेरी यह तलाश भी एक दिन पूरी हो गई। शहर में एक हरे मोहल्ले की तंग गलियों में बना एक मकान मुझे मिल गया। वह एक कमरे का मकान था। कमरे के सामने चौक था, बराबर से किचन और दूसरी तरफ गुसलखाना था। कमरे में एक अलमारी थी जो बहुत गहरी सी थी। इस मकान का किराया इतना कम था जो आसानी से दिया जा सकता था। जैसे ही मुझे दिखाई दिया, मैंने फौरन उस मकान के लिए हाँ कर दी। लेकिन यकीन करिए कि कम किराए का यह लालच ही मेरी मुसीबत लेकर आया था। आज तक भी मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मैं वहाँ जाने को तैयार हो गया था। अगर मैं वहाँ ना जाता तो शायद एक बुरे तजुर्बे से बच जाता। ओवरकोट वाला कुछ पल रुका, सिगार का कश खींचा और आगे बोला, लेकिन मुकद्दर में जो लिखा था वो भला कैसे टल सकता है। मकान में पहुंचने पर आरंभ के एक सप्ताह तो चैन सुकून से रहा, लेकिन उसके बाद जो अनहोनी कारनामों की शुरुआत हुई तो बस कुछ ना पूछो। मकान में रहना शुरू किए वह 8वां दिन था। 8वें दिन की रात में 10 बजे करीब वहाँ पहुँचा था। रात को 1 घंटे कुछ न कुछ पढ़ना मेरी आदत में शुमार है। एक किताब पढ़ने के बाद मैंने बल्ब बंद कर दिया और नींद के इंतज़ार में बिस्तर पर जा लेटा। मैंने चद्दर ओढ़ लिया था। दिसंबर का महीना था और ठंड बहुत तेज थी। रात के शायद 2 बजे होंगे कि एक खटके की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। पहले तो सोचा कि वहम हो सकता है, लेकिन आवाज़ मैंने सचमुच सुनी थी। इसलिए मैंने चद्दर से झाँका। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। कमरे में बने रोशनदान से ही कुछ चांदनी अंदर आ रही थी। आंखें अंधेरे में कुछ देखने लायक हुई तो हल्की चांदनी से पहले तो सब कुछ ठीक ठाक सा लगा। कमरे की सब चीज़ अब कुछ साफ साफ दिखने लगी थी। जैसा छोड़कर सोया था सब वैसा ही है। थोड़ी देर में बदलाव भी नजर आ गया। कमरे में जो गहरी सी अलमारी थी उसके दोनों पट खुले नजर आए। जाने ये कैसे खुल गए थे। मैंने ऐसे ही बड़े बड़े अंदाज किया। ये भी हो सकता है कि पट मुझसे ही खुले छूट गए हों। वैसे तो कोई खास बात समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैं बिस्तर से बाहर आ गया। मैंने कमरे का बल्ब जलाया, फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मैंने लेटने से पहले कमरा अच्छी तरीके से बंद कर लिया था।
अब भी दरवाज़ा बंद ही था। मैंने अलमारी का दरवाज़ा ठीक से बंद कर दिया और इस सब के बाद बल्ब बंद करके फिर से चद्दर में जा घुसा और जल्द ही नींद के काफिल में हो गया। सुबह जागा तो हैरत में पड़ गया, क्योंकि उठते ही अलमारी पर नज़र पड़ी तो वह फिर खुली पड़ी थी। फिर सिगार का एक कश लेकर वह आदमी अपनी बात आगे बढ़ाता बोला, मेरी हैरानी का कारण था कि मैंने अलमारी का दरवाज़ा बहुत अच्छी तरह से बंद किया था, इसलिए वह बंद मिलनी चाहिए थी। उसकी कुंडी इतनी ढीली भी नहीं थी कि अपने आप ही खुल जाती। यह ज़रूर था कि कोई उसे खोलता था, तब ज़रूर खुल सकती थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। मैं हिलाव में बैठा सोच विचार में फंसा था। फिर दिमाग को हल्का करते हुए मैं खड़ा हो गया था। अलमारी के नज़दीक पहुंचकर मैंने उसका दरवाज़ा बहुत ज़ोर से आवाज़ के साथ बंद किया और उसकी कुंडी ठोक दी। इसके बाद मैं दफ्तर जाने के लिए निकला। वक्त काफ़ी हो चुका था। बोलता बोलता वह रुका और जेब से सिगार निकाल कर सब पर निगाह डालता हुआ बोला, अलमारी का दरवाज़ा खुल जाना कोई ख़ास बात नहीं थी, इसलिए ज़्यादा माथा-पच्ची की बात भी नहीं थी। इसका कुछ भी कारण हो सकता था। दिन भर काम में लगने के कारण मैं ये सब भूल गया और शाम को घर आ गया। अपनी आदत से मुताबिक मैं एक किताब में मशगूल हो गया और फिर 1 घंटे बाद उससे फारिग होकर करीबन 11 बजे मैं चद्दर में घुसकर सोने की कोशिश करने लगा। आज मैंने तसल्ली के साथ सोने से पहले दरवाज़ा बंद कर दिया था। अभी थोड़ी झपकी आई ही थी कि चौंक कर उठकर बैठ गया। मेरी नींद खुलने का कारण कल जैसी आवाज़ ही थी। आवाज़ बहुत ज़ोर से हुई थी। मैंने अलमारी की तरफ निगाह उठाई तो हैरान से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अलमारी खुली पड़ी थी। अभी मैंने अपने आप को संभाला भी नहीं था कि हैरानी का एक और अटैक मुझ पर हुआ। मैं झटका खा गया। अपने कमरे के अंधेरे में मैंने एक अजीब सा साए को देखा। उसके उसके बाद फिर वह साया हाथ उठाकर अपनी टाई की गांठ ढीली करता दिखाई दिया। इसके बाद वह झुककर अपने जूते के फीते खोलने लगा। जूते निकालकर फिर उसने अपना कोट उतारा और उसे हैंगर पर टांग दिया। यह सब करके उस साये ने अलमारी से पहनने के लिए कुछ कपड़े निकाले और पहनने लगा। मेरी सांसें फंसी जा रही थी, कनपट्टियों पर हथौड़े से बज रहे थे। मैं बिस्तर में लेटा उस साये की सारी हरकतें देख रहा था। मेरे सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। बस सामने का नज़ारा देखे जा रहा था। मेरी सांसों में मेरा काबू हटता जा रहा था। मैं हक्का बक्का हो गया था। हद हो गई थी। मैंने खुद दरवाज़ा बंद किया था, फिर यह शख्स भीतर कैसे आ गया? मैं समझ नहीं पा रहा था। जब तक मैं उसके खिलाफ कुछ करने की सोचता, वह शख्स मेरे बिस्तर की तरफ आता गया। वह पास आया और तसल्ली से कंबल का कोना पकड़ कर मेरे बिस्तर में ऐसे आ घुसा था मानो वह बिस्तर उसके सोने के लिए खाली हो। साये ने लटक
लेटते ही उसके शरीर का गर्म एहसास मुझे जगराने के लिए काफ़ी थी। मैं झटके से खड़ा हो गया और फौरन दीवार पर लगे स्विच बोर्ड के पास जा पहुंचा। मैंने चकराए दिमाग के साथ स्विच दबा दिया। पल भर में ही कमरा रोशनी से जगमगा उठा। फटती अनुभव हो रही अपनी कनपट्टियों को दोनों हाथों से भींचते हुए मैं सोचने लगा, आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं मेरे दिमागी रोग तो नहीं हो गया है? असलियत में ऐसा होना दिमागी फतूर के ही दायरे में आता है। कहीं ये मेरा फितूर तो नहीं? इसके बाद मैंने फिर से ठीक प्रकार सारा कमरा चेक किया, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ ना था। जो दिखाई देता, कमरे का दरवाज़ा अभी भी अंदर से बंद था। परेशान हालत में थककर फिर बिस्तर पर आकर लेटा था। दिमागी परेशानी के बावजूद मुझे नींद ने थोड़ी देर में ही दबोच लिया। उस समय कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने लेटते समय स्विच ऑफ नहीं किया था। सुबह मेरी आंखें खुली तो मानो हैरानी के झटके लगना मेरे मुकद्दर में हो गया था, क्योंकि बल्ब बंद था। जबकि मुझे बिना शक याद है कि मैंने सोते समय यह उसे बंद नहीं किया था। उस समय यह बल्ब चल रहा था और अब बंद है। रात की सारी घटनाएं मेरे जहन में फिर कूद उठी। फिर भी मैंने इस सब वाक़यात को अक्लमंदी की रोशनी में जांचने की कोशिश की, समझाना चाहता था। फिर थक हार कर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बौखलाहट में मैंने ही रात को यह बल्ब बंद कर दिया होगा और फिर भूल गया हूँ। कहता हुआ ओवरकोट वाला कुछ देर के लिए चुप रहा और सबके चेहरों पर निगाहें दौड़ाई। वह सब उसके किस्से में डूब चुके थे। हालात में ओवरकोट वालों की क्या हालत हुई होगी, उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, जनाब, हो सकता है कि यह सब वाक़यात आपको छोटे मोटे लग रहे हों, लेकिन अभी आपको आगे जो कुछ सुनाऊंगा उसे सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सब शुरुआती बातें किस खतरनाक हालात का आगाज़ थी। अब आ गई तीसरी रात। यह पहले दो रातों में से कम हैरत अंगेज साबित नहीं हुई। इस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि जो भी हो रहा हो, अगर उसे अकल की कसौटी पर परखता तो बेवकूफ़ी होती। आज रात मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि यह जो हो रहा है वह मेरा दिमागी वहम नहीं था। रात के करीब 2 या ढाई बज रहे थे जिस समय आज भी मेरी नींद टूट गई। आज भी मैंने यह देखा कि अलमारी का पट खुला हुआ था। आज एक और नई बात मुझे दिखाई दी थी। आज तो मेरे कमरे का दरवाज़ा भी एकदम चौपट खुला हुआ था, जिससे कमरे के बाहर से चांद की रोशनी भीतर आ रही थी। खुले दरवाजे में अचानक एक इंसानी साया खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद वह साया कमरे के भीतर आ गया और अलमारी के आगे जाकर रुका। इस साए के चलने का तरीका बिल्कुल वही था जिस अंदाज में मैं खुद चलता था। उसकी ऊंचाई भी बिल्कुल मेरे बराबर ही थी। उसके अलमारी खोलकर उसमें से मेरा कोट निकाला, फिर टाई निकालकर वह
लिबास बदलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मेरे सुरमई सूट में बना टना खड़ा था। इसके बाद बिना मेरी तरफ ध्यान दिए वह बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, तो जैसे मैं होश में आ गया, मैं तेज़ी से खड़ा हो गया। जल्दी से कमरे के नज़र दौड़ाई तो दरवाजे की ओट में खड़ा डंडा दिखाई दिया। मैंने फ़ौरन डंडा उठा लिया और एकदम उस साए के पीछे सावधानी के साथ दौड़ पड़ा। कान का मुख्य दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसे आने तक की सड़क दिखाई दे रही थी। मैंने नज़र दौड़ाई तो वह साया तेज चाल से जाता दिखाई दिया। मैंने रुककर दरवाज़ा बंद किया और फिर देखा तो वह गली के नुक्कड़ तक पहुंच चुका था। से ही वह गली के नुक्कड़ में घूमा तो मैं पूरी तेज़ी के साथ दौड़ पड़ा। मुझे विश्वास हो गया था कि यह कोई चोर है। उसे बेपरवाह करके मैं पकड़ने की सोच रहा था, लेकिन नुक्कड़ में मैं जैसे ही घूमा कि मुझ पर मानो हैरत का पहाड़ गिर गया। जैसे खेलते हुए बच्चे एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार किसी ने मुझे अचानक हाउ करके मुझे चौंकाने की कोशिश की। एक सेकंड तो का कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। तब तक मैं संभाल पाया तो ताज्जुब की बात थी कि वहाँ पर कोई नहीं था। पूरा रास्ता दूर तक खाली था। मैं हैरान परेशान पहले तो खड़ा सोचता रहा कि आखिर ये कौन था, कहाँ चला गया। फिर थककर मकान की तरफ वापस चला आया। मकान में आकर मैं कमरे में घुसा और लाइट जलाई तथा तसल्ली करनी चाहिए कि कुछ और तो नहीं चल रहा। लेकिन अब जो कुछ देखा उससे तो मैं चकरा कर रह गया। लगा कि बेहोश होकर गिर पड़ूंगा, क्योंकि अलमारी में सारे कपड़े वैसे ही थे, अपने हैंगर पर टंगे हुए थे। मेरा सुरमई सूट वहीं था, टाई भी वहीं थी, मेरी कमीज भी, सब कपड़े वहीं पर थे। अपनी कहानी सुनाते ओवरकोट वाला बीच में रुका और गंभीर आवाज में सबसे मुखातिब हुआ। साहिबान, आप सब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उन लम्हों में मेरा जो हाल हो रहा था। इस खौफनाक भाग-दौड़ के बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी उस खतरनाक डरावने मकान में नहीं रुक सकता था। लेकिन मैं बता दूँ कि तब तक मैं कोई बुज़दिल इंसान नहीं था, जबकि आज मैं इस तरह का दावा नहीं कर सकता हूँ। आज तो हर वक्त मुझ पर, मेरे दिल और दिमाग पर एक अजीब खौफ तारी रहती है। अब तो बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ। ओवरकोट वाले की आवाज़ में एक खौफ पसरा हुआ था। लगता था कि वह अभी रो पड़ेगा। फिर संभल कर हीटर की ओर निगाह डालकर उसने आगे कहना शुरू किया। चौथी रात, जब मैं घर पर आया तो बहुत ज़्यादा थक गया था। मैं चद्दर में घुसा तो जल्दी ही नींद भी आ गई, क्योंकि मैंने पिछली रातों पर कोई भी विचार करना ज़रूरी न समझा था। नींद भी अच्छी थी, लेकिन रोज़ाना की तरह एक आवाज़ हुई और मैं जाग गया। करवट बदलकर मैंने उनींदी आँखों से कमरे का जायज़ा लिया।
दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ पर कोई परछाई खड़ी थी। वह बाहर जा रही थी। वहम की भी हद होती है। मुझे याद है कि मैं दरवाज़ा बंद करके ही सोया था। थोड़ी देर में मैंने बाहर के दरवाजे के खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनी। अचानक जाने मुझे क्या सूझा कि मैंने बिस्तर छोड़ दिया और हल्के पहने कपड़े में खाली हाथ नंगे पाँव ही साए को पकड़ने की नीयत से दौड़ने लगा। वह बहुत तेज़ रफ्तार से जाता दिख रहा था। थोड़ी देर में वह नुक्कड़ पर घूम और निगाहों की जद से बाहर भी हो गया। मैं जिद पकड़ चुका था कि आज फैसला करके ही मानूंगा। सच्चाई यह थी कि मैं यकीन कर रहा था कि यह कोई इंसान ही है, कोई आसमानी या रूहानी बला नहीं है, जबकि यह ज़रूरी नहीं था कि मेरी सोच ठीक ही हो। मेरा दिमाग बार बार यह कह रहा था कि वह मुझे जागा हुआ देखकर भाग निकला है और ज़रूर कोई चोर है। अपनी सोच में मैं बिना वजह हल नहीं डालना चाहता था। गली के मोड़ पर जाकर मैं ज़रा सा रुक गया और सावधानी के तौर पर पीछे भी देखा तथा धीरे से मुड़ गया। मैं खामोश ही था, जिससे चोर को मेरे पीछे किए गए जाने का पता ना हो सके। वह अब तक दूसरी गली को भी पार कर चुका था। मुझे साफ दिखाई पड़ रहा था मेरे और उसके बीच बस 5 मिनट की दूरी थी। यह गली एक बड़ी सड़क से मिलती थी। अब वह सड़क पार करके दूसरी तरफ चला जा रहा था। उसकी कोशिश थी कि चलते हुए वह पास के मकानों की परछाई में रहे, स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस पर ना पड़े। रात की वीरानी दूर एक पसरी थी। उसके और मेरे अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। मैं उसका पीछा कर रहा था और गुस्से में भी था। उसका पीछा करते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो गए थे। उस अजीब साए ने इस दौरान एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। मैं सोच चुका था कि आज इस मुसीबत से फैसला करके ही मानूंगा। इस दरमियान मेरे घर से अब तक ना तो कोई कुत्ता ही भौंका था और ना ही कोई पुलिस वाला दिखाई दिया। ठंडी हवा मेरे बदन को कँपाए दे रही थी। इस तरह खामोश फिजा थी। दूर तक आसमान से बरसती चांदनी का राज था। अचानक मुझे लगा कि मैं उसका पीछा करने की होड़ में बस्ती को काफ़ी दूर छोड़ आया हूँ। वह साया और मैं आगे पीछे जिस सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, उसके आखिरी हिस्से पे शहर का कब्रिस्तान मौजूद था। बीच में दूर तक फैला एक मैदान दिखाई दिया, तो मैं खामोशी से अपनी जगह रुककर इंतज़ार करने लगा कि वह आदमी उस मैदान को पार कर सके। थोड़ी देर में मैदान पार करके वह शख्स कब्रिस्तान के गेट को पार कर अंदर घुस गया था। गेट के दोनों तरफ ऊंचे वह गहने दरख्त और कटीली झाड़ियाँ उगे थे। बड़ा अजीब दहशत भरा माहौल लग रहा था वहाँ का, लेकिन मैं अपनी धुन में था। उसने कब्रिस्तान में जाते ही
मैं भी उसके पीछे भागा और बीच का मैदान पार कर कब्रिस्तान के अंदर जा पहुंचा। पेड़ों के साए में झाड़ियों के बीच होता और कब्रों से बचता हुआ वह शख्स लगातार आगे की ओर जा रहा था। यहाँ पर रात की खामोशी सादा ही अखर रही थी, जबकि अंधेरा नहीं था। जंगली कीड़े मकोड़े व झिंगुरों की आवाज़ से माहौल में अजीब सा दहशत आ चुका था। ठंड ने मेरे हालात बिगाड़नी शुरू कर दी थी। हवा का झोंका आकर हड्डियों को भी कपाए दे रहा था। जोश में 2 कपड़ों में ही निकल आया था। घर भी खुला छोड़ आया था। अब वहाँ की फिक्र भी नहीं हो रही थी। मैं परेशान भी था कि आखिर यह इंसान जा कहाँ रहा है। उकताहट भी होने लगी थी, लेकिन इतनी दूर तक आकर बिना रिजल्ट के लौटना पूरी बेवकूफ़ी ही थी। वैसे भी मैं उसके बारे में जानने को बेचैन था। आखिर वह शख्स एक पेड़ के पास पहुंचकर रुक गया। मैं एकदम एक कब्र की आड़ में हो गया। वहीं से मैंने उसकी निगरानी करने का फैसला किया। वह मुझसे करीब करीब 100 कदम के फासले में पर था। उसके हाव भाव से यह भी नहीं लग रहा था कि उसे मेरे पीछा करने का जरा भी अंदाजा था। वह रुककर उसने एक बार चारों तरफ का नज़ारा किया और फिर तसल्ली से वहाँ बैठ गया। वहाँ कोई ताज़ा बनी कब्र थी। ताज़ा इसलिए कह रहा हूँ कि उस शख्स के उसे हाथों में खोदना शुरू कर दिया था। मिट्टी इतनी पतली थी कि वह आसानी से खोद रहा था। मैं देखकर हैरान होकर रह गया कि वह हाथों से कब्र को इतनी आसानी से फटाफट खोद रहा था, जैसे कोई बिच्छू पंजों से धरती को खोदता है। बिना रुके अपने काम में लगा वह शख्स करीब 15 मिनट में हाथों से ही वहाँ एक चौड़ा गड्ढा बनाने में कामयाब हो चुका था। मैं जैसे किसी जादू में बंधा उसकी हरकतों को देख रहा था। हैरानी के कारण मेरे दिल से कब्रिस्तान का डर या सर्दी का एहसास सब गायब हो गए थे। वह मिट्टी हटाने और आगे खुदाई में लगा था और करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद वह कुछ सेकंड रुका तथा खोदी कब्र में घुसकर वह कुछ नीचे खींचने लगा। कुछ देर की मशक्कत के बाद वह कामयाब हो गया। उस वजूद को बाहर खींचने लगा जिसके लिए इतनी देर से जी जान एक किए हुए था। वह वजूद कब्र में दबे हुए एक मुर्दे का शरीर था। एक ताज़ा ही दफनाया गया लगता था। उसका सफ़ेद कपड़ा दूर से भी साफ दिख रहा था। साए ने झटके के साथ उसके शरीर पर लिपटा कफन खोलकर फेंक दिया और मेरे परवरदिगार, वह शख्स उस मुर्दे पर झुक गया और मुर्दे की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और किसी भेड़िए की तरह उसे चबाने में जुट गया। अब तक किसी इंसान की तरह नहीं,
किसी कुत्ते की तरह दिख रहा था जो पंजों और दांतों से अपने शिकार को उधेड़ता चला के जाता था। लेकिन ना तो यह कोई भेड़िया था और ना ही कुत्ता। इंसान होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह तो कोई पिशाच था जो केवल मुर्दों को खाकर ही जीता और ताकत पाते हैं। वह अपनी दुनिया जहान से बेखबर पेट भरने में जुटा पड़ा था। ओवरकोट वाला आदमी बात कहते कहते बीच में रुका तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वेटिंग रूम में उसके साथ बैठे चारों बाकी लोग ने भी सुनकर दिल दहल चुके थे। धड़कनें बढ़ गई थी। कुछ पल खामोश रहने के बाद उसने फिर आगे कहना शुरू किया। बड़े भयानक अंदाज में वह उस मुर्दे की आंत अतड़ियों खींच खींच कर चबा रहा था। उसके हाव भाव बता रहे थे कि इस समय उसे बहुत मजा आ रहा था। लेकिन उस नज़ारे को देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। इतनी ठंड में भी मुझे पसीना आ गया था। मेरा दिल लरज रहा था। अब कितनी हिम्मत मुझ में बची थी कि मैं वहाँ खड़ा रह सकता। मैं फुर्ती से वापस मुड़ा और झाड़ियों की ओट लेकर सिर पर पाँव धरकर वापस भाग निकला। भागने के दौरान मुझे ठोकर भी लगी जिससे तेज आवाज़ हुई। लेकिन वह मुर्दे को उधेड़ने में ऐसा मगन था कि उसने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं घर वापस पहुंचा तो बुरी तरह हाँफ रहा था और मेरा शरीर मानो जल रहा था। दरवाज़ा खूब अच्छी तरह बंद करके कसकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर बिस्तर में लगभग गिर पड़ा। इसके बाद फिर सारी रात मैं सो नहीं पाया। मैंने इरादा कर लिया था कि दिन निकलते ही मैं इस मकान को खाली करके कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। दिन निकलने के साथ मैंने किया भी यही कि मैंने मकान मालिक से हिसाब किताब किया। लेकिन ताज्जुब यह हुआ कि उसने मुझसे इस तरह अचानक चले जाने का कोई कारण नहीं पूछा। मैंने भी इसकी सफाई मांगने से परहेज किया। बात हैरानी की ज़रूर थी। मुझे एहसास हुआ कि हो सकता है मुझसे पहले के किराएदार भी ऐसे ही मकान छोड़कर भागे हों। लेकिन अब इन बातों से मेरा क्या वास्ता था। ना तो अब मैं किसी को अपनी कहानी सुनाना चाहता था और ना वहाँ रुकने की मेरी कोई मर्जी भी थी। इस मकान में आने से पहले मैं जिस होटल में रहता था मैं वापस फिर से वहीं जा पहुँचा। ओवरकोट वाला अपनी कहानी सुनाता हुआ रुका। फिर उसने एक और सिगार निकालकर लाइटर से उसे जलाया और एक दो कश खींचकर खुद को बेफिक्र करने की कोशिश की। लगता था कि सिगार के कश से सहारे वह अपने साथ बीते उस खतरनाक लम्हों को चित्र करना चाहता था। उसकी कहानी सुनते वह सब बेचैनी महसूस कर रहे थे। उसके ही भी रोंगटे खड़े हो गए थे। जितनी देर वह खामोश रहा वह सब एकटक उसे देखते रहे।
उन्हें यह थोड़ी देर की खामोशी। उसने फिर से सिगार का गहरा कश खींचा और धुआं उड़ाते हुए सब पर निगाहें डालकर आगे शुरू हो गया। मेरी कहानी यही ख़त्म नहीं हो गई थी। कुछ दिन तो मैं होटल में रहा, लेकिन यहाँ का किराया मैं ज़्यादा दिन अफोर्ड नहीं कर सका था। मैंने एक और मकान ले लिया तथा वहाँ रहने लगा। करीब एक हफ्ते तो मैं तसल्ली से वहाँ पर रहा था। इस दौरान पुराने मकान भी बुरी यादें मेरे जहन में खारिज होने लगी थी। लेकिन मेरी दुर्दिन अभी ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि 8वीं रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि मानो कोई भारी चीज़ फर्श पर आ गिरी है। बीता हुआ डर अचानक सामने आ खड़ा हुआ। मेरे दिल को जोर का झटका लगा। महसूस हुआ कि यह भी कुछ खतरा मेरे सिर पड़ने वाला है। मैंने खतरा आने का इंतज़ार नहीं किया और दिन निकलते ही मैंने इस मकान को भी अलविदा कह दिया। इसके बाद मैं अपने एक साथी के पास टेम्परेरी तौर पर रहने लगा, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा तो रह नहीं सकता था। इसलिए मैंने एक मकान तलाश लिया, लेकिन बड़ी जल्दी मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि मैं किसी जिन्नात के चक्कर में फंस चुका हूँ। कोई बला मुझे अपना आगोश में ले चुकी है। एक जानकार से मैंने अपनी परेशानी बताई, तो उसने मुझे किसी से एक ताबीज़ लाकर दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। वह बला जैसे मेरे वजूद को जकड़ चुकी थी। वह शायद मेरे शरीर में बस गई थी। अब कहीं अकेले माहौल में रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। होटल का खर्च उठाना मेरी हैसियत में नहीं था। मैं यहाँ वहाँ भटकने लगा था। पार्कों, रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म व अन्य भीड़ भरे स्थानों में मैंने अपनी रातें गुजारी। लेकिन वह शय थी कि हर जगह मेरे साथ चिपकी रहती थी। काले ओवरकोट वाला कुछ देर रुककर फिर बोला, लेकिन थोड़े दिन बाद मैं जिस नौबत से दो चार हुआ वह बड़ी हैरत अंगेज थी। इस घटना से दो चार हुआ तो मैं अपना वजूद ही गवा बैठा। 30 साल का जवान मैं 50 साल का अधेड़ बन गया। मेरे बालों की सफ़ेदी इस बात की गवाह है। ओवरकोट वाले की आवाज़ में एक भारी दर्द छुपा था। आज मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। कई जगह इलाज करा चुका हूँ, सब टूने टोटके बेकार रहे। आज मैं ज़िंदा होकर भी ज़िंदा नहीं रह गया हूँ। मेरी मुर्दों से भी बदतर है। मेरी इस दुर्दशा का कारण वह एहसास है जिसने मेरे लिए अजब सी परेशानी पैदा कर रखी है। हर वक्त वह मेरे साथ रहता है। मैं हर समय उसके खौफ में बंधा रहता हूँ। उस अजीबोगरीब शख्सियत का मैं चलता फिरता आगामगह बन चुका हूँ। आप लोग माने या ना माने, वो शय अब भी मेरे साथ मौजूद है। भले ही आप ना देख पा रहे हो, बाखुदा इस वक्त भी वो मेरे वजूद में मबसूत है, मेरी रूह में चिपकी है।
कहता कहता वह रुक गया। उसकी चुप्पी के बाद उन सब ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। वह इस बात को समझ गया था। उसकी आवाज़ में दर्द भरा एक सरगोशी झलक उठी। मुझे पता है कि आप सब मेरी इस कहानी को यकीन लायक नहीं समझ रहे हैं। उसकी बात पर सब खामोश रहे। वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया और खड़ा होकर वेटिंग रूम से बाहर की तरफ बढ़ा। सूट वाला उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहकहा लगाने वाला ही था कि तभी एक तेज आवाज़ सुनकर वह चुप हो गया। यह हकलाहट भरी तेज आवाज़ उस नवयुवक की थी जो कह रहा था कि मैं भूत प्रेतों का वजूद नहीं मानता। वह दीवार की तरफ इशारा करके बोलने की कोशिश कर रहा था। तो 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 साए, जिधर हाथ उठाकर वह लड़का इशारा कर रहा था, तो सूट वाला भी उधर देखने लगा। बाकी दोनों भी उधर ही देखने लगे। इशारा करते लड़के का हाथ कांप रहा था। चेहरा फीका पड़ गया था। यही दशा बाकी तीनों की भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि दरवाजे की तरफ जाते ओवरकोट वाले के साथ वेटिंग रूम की दीवार पर साथ चलते दो साए दिखाई दे रहे थे। एक ओवरकोट वाले का था, तो फिर दूसरा। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि।